एक भयंकर त्रासदी की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। कैसे पानी की तेज धार आती है और अपनी राह में ब्रिजेस हो, मकान हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, सबको बहाकर ले जाती है। बिहार में जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें कहा गया कि ये ग्लॉफ फिनोमेना है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से जो है शायद यहाँ पर ये बाढ़ की स्थिति बनी है। क्योंकि जो डेब्री और जिस स्पीड से पानी के साथ आ रही है वो नॉर्मली ग्लॉफ से ही होता है। ग्लेशियो यानी कि ग्लेशियर से निकली हुई, फ्लूवियल मतलब फ्लड टाइप की, जिसके साथ सिल्ट भी है, सैंड भी है, रॉक्स भी हैं, पेबल्स भी हैं, डेब्री भी है, पानी भी है। ओ माय गॉड यार। तो एक हो सकता है कि ग्लेशियर टूटा, एक हो सकता है कि पहाड़ टूटा, एक होता है रास्ते भर में लैंडस्लाइड्स हुए, एक होता है अपर रीचेस में कहीं पे बहुत तेज बारिश हुई तो उससे लैंडस्लाइड हो गया। कम से कम 105 लोग भारतीय जो हैं वो मिसिंग हैं और एनआरआईज भी इनमें शामिल हैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हिमालय के गोद में बसे नेपाल पर है, जहां एक भयंकर त्रासदी की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। कल जिस तरीके से तड़के हमने भयावह तस्वीरें देखी नेपाल के रासुवा इलाके में, जो भोटेकोशी नदी है, भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ की वजह से रॉयटर्स, एएफपी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम 165 लोगों की जान गई है। लगभग 400 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें कम से कम 105 भारतीय है, 37 एनआरआईज हैं। अमेरिका, यूके, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में नागरिक हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। दूसरे मुल्कों के लोग हैं, क्योंकि ये नेपाल, चीन का तिब्बती जो सीमा इलाका है वो पड़ता है। और जो मंज़र देखने को मिला, लगभग अपोकैलिप्टिक तस्वीरें आ रही थी कि कैसे पानी की तेज़ धार आती है और अपनी राह में ब्रिजेस हो, मकान हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, सबको बहाकर ले जाती है। इस मामले में हमने बात की है सफ़ी एहसान रिजवी के साथ, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व ऑफिशियल रहे, रिटायर्ड आईपीएस हैं और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में सलाहकार भी रहे थे। लेकिन वो बातचीत आपको दिखाने के पहले आपको ये भी जानकारी दिखा दें कि चीन की जो स्टेट मीडिया है वो कह रही है कि कम से कम 3 चीन के नागरिकों की जान गई है और वहाँ पर भी काफ़ी लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार के लिए ये काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। कुछ महीने पहले ही जो है वो सत्ता पे आए हैं, जहां चुनाव हुए थे पिछले साल, जेनजी प्रोटेस्ट्स के बाद केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट हुआ था। कल देर शाम भारत का पहला जो इंडियन एयरफोर्स का विमान है वो काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के साथ में 10 टन HADR मटेरियल लेकर C-17J अपनी ग्लोब मास्टर के ज़रिए, और जिसमें खास करके जो सोलर लैंप्स हैं, शेल्टर बनाने के लिए, टेम्पररी कैंप्स बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत है, मेडिकल असिस्टेंस, इन तमाम सामानों को लेकर हमारे भारतीय वायुसेना का पहला विमान वो काठमांडू पहुंचा है। और भारत ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी ज़रूरत है इस मुश्किल घड़ी में, वो भारत उस ज़रूरत को जो है पूरी करने की हर संभव कोशिश करेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेंद्र शाह के साथ फ़ोन पर बातचीत भी की थी। और आमतौर पर जब भी हमने देखा है कि दक्षिण एशिया में कोई भी इस तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ज़रूर होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर हुआ क्या? क्या एक बड़े से ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने की वजह से ये लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनी? क्या ग्लेशियर का टुकड़ा इसलिए टूटा क्योंकि अर्थक्वेक आया, या ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने की वजह से जो है वहाँ पर भूकंप की स्थिति बनी? अभी भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को लेकर जो भी सिस्मोलॉजिस्ट्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, वो तमाम तरीके के डिस्कशन ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जो एक फिनोमेना बताया जा रहा है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लॉफ,
क्योंकि बिहार में जो एडवाइजरी जारी की गई और बिहार में खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं नेपाल के साथ सटे हुए, चंपारण जैसे इलाके, कम से कम 6 ज़िलों में वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था, क्योंकि ये खौफ है कि बाढ़ का पानी जो गंडक नदी में आकर अब बिहार और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कहर ना बरप पाए। तो इसीलिए वहाँ पर इवैक्यूएशंस के काम देखने को मिल रहे हैं हमें। लेकिन बिहार में जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें कहा गया कि ये ग्लॉफ फिनोमेना है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से जो है शायद यहाँ पर ये बाढ़ की स्थिति बनी है। तो हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ग्लॉफ है क्या। सफ़ी एहसान रिजवी के साथ इस बातचीत को आप देखिए, और वैसे आप मेरे बैकग्राउंड को देखकर समझ गए होंगे कि हम एयरपोर्ट में हैं, क्योंकि हम नेपाल इस वक्त रवाना हो रहे हैं। तो अगली जो हमारी रिपोर्ट्स है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो आप देखिएगा। तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे काठमांडू से, और आगे हम रासुबा के उस प्रभावित क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे, जहां तक जा सके हम, जहां तक सड़कें हमें लेकर जा सकें, और लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी के लिए शुक्रिया। सफ़ी एहसान रिजवी के साथ इस बातचीत को अब देखिए। तो सफ़ी, अगर मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत कर सकूं कि आज ये कहा जा रहा था कि ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये ग्लॉफ यानी कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है वही फिनोमेना है। बिहार ने अपनी तरफ से जो एडवाइजरी जारी किया, बिहार के अथॉरिटीज ने, उसमें एक सस्पेक्टेड ग्लॉफ ही कहा गया। आपका इस वक्त क्या असेसमेंट है कि आखिर क्या हुआ है रियली नेपाल में? देखिए, जो कुछ देखा गया अभी तक, कल तक, वो सब ग्लॉफ की इशारे दिखाता है, क्योंकि जो डेब्री और जिस स्पीड से पानी के साथ आ रही है वो नॉर्मली ग्लॉफ से ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि पूरा पूरा पहाड़ की चोटी गिर जाती है, जैसे जैसे चमोली ग्लेशियर पे हुआ था 2021 में फरवरी में। पूरी पहाड़ी टूट के गिर गई थी, तो उस पहाड़ी के टूटने से और काफी लैंडस्लाइड्स हुए थे। तो वो ग्लॉफ नहीं था। लेकिन नॉर्मली ग्लेशियर के एरिया में जहाँ पर बहुत हायर रीचेस होते हैं, जैसे कि नेपाल के इस एरिया में है, वहाँ पर ये ग्लेशियो फ्लूवियल डेब्री कही जाती है, जो देखी गई है वीडियोस में। ग्लेशियो यानी कि ग्लेशियर से निकली हुई, फ्लूवियल मतलब फ्लड टाइप की, जो इसके साथ सिल्ट भी है, सैंड भी है, रॉक्स भी हैं, पेबल्स भी हैं, डेब्री भी है, पानी भी है। तो ये इस वक्त देखा गया है। अब इसका आया कहाँ से है और इसका कॉज क्या है? तो एक हो सकता है कि ग्लेशियर टूटा, एक हो सकता है कि पहाड़ टूटा, एक होता है रास्ते भर में लैंडस्लाइड्स हुए, एक होता है अपर रीचेस में कहीं पे बहुत तेज बारिश हुई तो उससे लैंडस्लाइड हो गया। फिर एक खबर ये भी है कि, खबर क्या, कंफर्म्ड है कि 4.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक ट्रेमर था करीब, जिस पॉइंट पे जो ये जीरोंग रसूवा चेक पोस्ट है चाइना नेपाल के बॉर्डर पे। इस चेक पोस्ट से करीब 80 से 100 किलोमीटर ऊपर वहां पे सेंटर्ड एक अर्थक्वेक आया। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और नॉर्मली उससे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो हिमालयन जियोलॉजी है बहुत फ्रैजाइल है। तो उससे हो सकता है कि वो रॉक स्लाइड हुआ हो और उस रॉक स्लाइड से जाके कोई ग्लेशियर लेक पे असर पड़ा हो या रास्ते में कोई और लेक हुई हो। प्लस एक खबर ये भी है कि एक चीज होती है ग्लॉफ, जो होती है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, एक होती है लॉफ, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो वो लैंडस्लाइड से एक लेक बन जाती है, पानी डैम हो जाता है, फिर वो डैम वीक हो जाता है तो वो डैम फिर टूट जाता है। तो वो ग्लॉफ या लॉफ या ऐसे ही बहुत बारिश हुई, ये सब काज हो सकते हैं। तो इस पे साइंटिस्ट को अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी इमीडिएटली ये चीज कहना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इज नॉट वेरी करेक्ट साइंस। सो हम लोगों को वेट करना चाहिए साइंटिस्ट के सही असेसमेंट के लिए। तो क्योंकि ये वो इलाका है, अगर हम वो इस नदी की बात करें, पिछले साल जुलाई में भी वहां पर एक ग्लेशियर लेक बस्ट की ही खबर आई थी, हालांकि जी उसकी तीव्रता शायद कम बताई जा रही थी। तो इस दफा जी इसकी तीव्रता आपको क्यों लग रहा है? और वो भी जो धारा है वो तिब्बत की तरफ से आई है, नेपाल के अंदर, क्योंकि ये वो चाइना तिब्बत वाले बॉर्डर एरिया में, कॉरिडोर एरिया में है। तो इस दफा जी। आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी ज्यादा तीव्रता इसकी कैसे हो गई? तो ये नेचर का वो है, इसको आप किसी चीज़ से लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल यूनिवर्स ऑफ सैंपल्स है ग्लोव्स की नेपाल और चाइना के बीच में, उसमें करीब 7 हैं 2020 से 2026 तक। तो 7 एक इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता है कि आप उसी पे पूरी एक थ्योरी बना दें।
तो उन सबको इन आइसोलेशन देखना चाहिए। तो इन आइसोलेशन आप सही कह रही हैं कि जुलाई में इसी भोटेकोशी रिवर में जो आगे जाके त्रिशूली और फिर गंडक बनती है, इसी में इसी तरह का एक फ्लैश फ्लड आया था, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। और वो ग्लोफ की वजह से हुआ था, जिसमें एक नहीं दो लेक्स एक साथ फटी थी। तो वो दो लेक्स क्या तेज बारिश से फटी थी, या वार्मिंग जो इतनी ज्यादा हो रही है उससे उनकी ग्लेशिएटेड जो मोरेन डैम है उसका ग्लेशिएटेड पार्ट मेल्ट कर गया, उससे हुई थी। ये चीज साइंटिस्ट्स की स्टडी है, अभी मैं देख नहीं पाया हूँ कि लेटेस्ट क्या स्टडी है उनकी, लेकिन दैट वाज द रीजन। प्लस जिस दिन ये ग्लॉफ हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में नेपाल में, उसके दूसरे दिन दूसरा ग्लॉफ भी हुआ था नेपाल में, सेम डे, अलग रिवर बेसिन में। तो ये ग्लव्स जो हैं ये बहुत डेंजरस चीज है, और इस वजह से डेंजरस चीज है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सबको मालूम है हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्लेशियर के नीचे लेक्स बन जाती हैं, जहां पर एक डिप्रेशन होता है ग्लेशियर के बाद, वहां पे लेक बन जाती है। जहां नहीं होता है पानी बहता रहता है, और गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और सारी रिवर्स बन जाती हैं। तो जहां ये डिप्रेशन से लेक बन जाती है वहां पर इसका डैम बड़ा कमजोर होता है, रॉक का होता है। तो वो अगर उसके नीचे ग्लेशिएटेड आइस होती है तो वो मेल्ट हो जाती है, वो फट जाती है। लेकिन फटने के कई कारण होते हैं। तो ये पहले इसी मॉड एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जो सारे हिमालयन रेंज जो है उसको हिमालयन क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो हिमालयन क्रायोस्फीयर की एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल बॉडी है जिसमें सब है, इंडिया नेपाल चाइना सब लोग उसके मेंबर हैं। तो इन लोगों ने सन 2000 में, आज से 25 साल पहले, ये आकलन लगाया था कि इस पूरे रेंज में 5 से 10 साल में ज्यादा से ज्यादा एक ग्लॉफ होगा। लेकिन नेपाल और चाइना के बीच में ही, चाइना में कितने ग्लॉफ हुए उसका अभी किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, बट नेपाल, चाइना से नेपाल में कौन कौन से ग्लॉफ आए, ऐसे 7 हो चुके हैं सिर्फ 6 साल में। और इंडिया में एक बहुत बड़ा वाला हो चुका है जो सिक्किम में था अक्टूबर 2023 में। छोटे छोटे 2-3 हुए थे जिनकी ज्यादा हानि नहीं हुई क्योंकि छोटे थे। तो इनको कैसे मिटिगेट, जिसकी वर्ड होती है रिस्क रिडक्शन, इनका क्लाइमेट अडेप्टेशन कैसे करना है, एक बहुत बड़ा साइंस है। और जब हम एनडीएमए में थे तो एनडीएमए में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा नेशनल प्रोग्राम बनाया था उन 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, जिसमें इन लेक्स के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके या बिल्कुल रोका जा सके। उसके कई तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं। यहाँ पर इंडिया नेपाल चाइना में आपस में साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा डिस्कशंस और रेगुलर डिस्कशंस की जरूरत है। इसमें इंडिया की बाउंड्री और चाइना की बाउंड्री नहीं देखनी चाहिए, इसमें हम लोग की बाउंड्री देखनी चाहिए रिवर बेसिन के हिसाब से, कि हम लोग को पॉलिटिकल ज्योमेट्रिक लाइन नहीं देखनी चाहिए। वी शुड सी द लाइन एज द रिवर बेसिन, एंड दैट इज हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। मैं देख रही हूँ नेपाल की जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस कमिटीज वगैरह हैं, टीम, कुछ घंटों पहले जब उन्होंने कल जब अपने ट्वीट्स वगैरह डाले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द चाइनीज साइड, सिंस द लेक एट द रिवर ब्लॉकेज साइड हैज नॉट येट बीन फुली ड्रेन्ड, द रिस्क रिमेन्स इन द भोटेकोशी एंड त्रिशूली एरियाज। और उसके कुछ देर बाद फिर उनका अपडेट आया कि जो रासुबा भोटेकोशी रिवर में जो पानी की लेवल है, अब वो आगे आपकी नारायणी देवघट तक पहुंच गया। अब वो आगे निश्चित रूप से और बढ़ेगा, बिहार में इवैक्यूएशंस हो रहे हैं। लेकिन ये जो बात की गई कि द लेक हैज नॉट बीन ड्रेन्ड येट वाटर, ये क्या एक्सटर्नली किया जाता है या ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके लिए आपको इंतजार करना होता है? तो ये चीज अगर नेपाल एनडीएम में कह रहा है, अभी हमने ये ट्वीट देखा नहीं है, तो वो लॉफ है, LLOF। अगर LLOF है तो वो कुछ हद तक फटा तभी जाके ये डिजास्टर आया। लेकिन अगर एक और लॉफ क्रिएट हुआ या वो ओरिजिनल लेक उतना नहीं ड्रेन हो पाई है, तो ये बात सही भी हो सकती है। और क्योंकि एनडीएम में वहाँ का नेपाल का कह रहा है तो सही ही होगी, और उन लोगों ने सैटेलाइट इमेजरी देख के ये बताया होगा। तो ड्रेन आउट करना जो है वो नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो जो लूज डेब्री होती है उसी से वो डैम हो जाती है रिवर। तो रिवर जब डैम हो गई लूज डेब्री से, तो पानी अगर भरता जाएगा तो लूज डेब्री कभी भी अनलूज हो सकती है और सारा पानी निकल सकता है। तो ये प्रॉब्लम लॉफ की होती है, तो इसीलिए उसको खुद ड्रेन आउट करना ज्यादा स्मार्ट माना जाता है। तो उसके लिए तरीके होते हैं, जिसमें जैसे लेक का डैम बन गया तो उस डैम के ऊपर के पार्ट्स को पहले आप खोलना शुरू करिए, या साइड का एक चैनल खोद दीजिए इधर से, ताकि वो चैनल से पानी जाने लगे और इस पे प्रेशर ना रहे।
तो चैनल से अगर पानी जाने लगेगा तो कंट्रोल्ड फ्लो होगा आउटसाइड ऑफ द लैंडस्लाइड लेक। तो दैट इज द बेस्ट वे, लेकिन उसमें वक्त वक्त बहुत लगता है। और ये नेपाल का वो एरिया है, सेंट्रल नॉर्थ नेपाल का, जो बहुत हाई लेवल है। इसमें 5000 मीटर 6000 मीटर्स तक की चोटियां जाती हैं। तो यहाँ पर थैंकफुली इस वक्त अगस्त है, तो गर्मी का ज़माना है, तो इस वक्त जितनी डिगिंग की जा सकती है की जा सकती है। तो वो पॉसिबिलिटी है। तो अगर चाइना और नेपाल मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और यही तरीका है करने का। सफी, जो गंडकी नदी के नजदीक जितने गांव हैं, कम से कम बिहार के 6 जिलों में, वहां ऑलरेडी इवैक्यूएशंस किए जा रहे हैं। और हमने बिहार की एडवाइजरी में देखा, उन्होंने कहा कि गंडकी बराज से जो है उसको कंट्रोल करें अगर रिवर ओवरफ्लो वगैरह हो रहा है। हालांकि ये बराज है तो पता नहीं किस हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ आपको कितने रिस्क नजर आ रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे हुए इन सीमावर्ती इलाकों में, जो इन नदी से इफेक्ट हो सकते हैं? तो भोटेकोशी, फिर त्रिशूली बनती है, फिर गंडक इंडिया में बन जाती है। और इसका एंट्रेंस होता है सोनाली बॉर्डर पे गोरखपुर साइड में, और ईस्ट यूपी होती हुई नॉर्थ वेस्टर्न बिहार पार करती हुई ये पटना पे जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये गंडक का रूट है। और इस पे अगर इन लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हैं तो ठीक है, लेकिन कभी भी प्रिकॉशंस ऐसे नहीं लेने चाहिए कि बिना, मतलब कोई फ्लड नहीं भी आ रहा हो फिर भी आपने लोगों को इवैक्यूएट कर दिया। तो ये चीज़ भी देख लेनी चाहिए कि इसकी फोर्स कितनी है। तो जैसे जो पॉइंट है जहाँ पर ये रिवर इंडिया में एंटर करने जाती है नेपाल में, तो वहाँ पे एक उनका शहर है नेपाल का, वहाँ से अगर इंफॉर्मेशन आई हो कि पानी बहुत तेज़ आ रहा है, तब तो इमीडिएटली इंडिया में और यूपी और बिहार दोनों जगह हम लोग को इवैक्यूएशंस करने चाहिए। लेकिन वो वक्त अब निकल गया है, क्योंकि ये इंडिया टाइम करीब आई थिंक 8:30 AM का मामला है। तो अब 8:30 AM से अब 8:30 PM हो गया है। तो जितना पानी, मतलब 8:30 PM हो गया, 12 घंटे बाद इस तरह की बात आई थी। तो अगर 12 घंटे बाद है तब तक तो इसका असर निकल ही जाता है। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई ज़रूरत है कोई इवैक्यूएशंस करने की, क्योंकि लोगों को बेकार में नहीं परेशान करना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम का ये नहीं है कि हर चीज़ पे अर्ली वार्निंग दे दी जाए, लेकिन कॉशन अगर लिया गया है, प्रिकॉशन, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए सफी रिजवी, बहुत शुक्रिया। और जैसा अभी हमें पता है कि नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने कल तक जो जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 105 लोग भारतीय जो हैं वो मिसिंग हैं, और एनआरआईज भी इनमें शामिल हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग मिसिंग हैं जिनकी अभी तक नागरिकता की पहचान नहीं हो पाई है। तो हम उम्मीद बस यही करेंगे कि जो लोग भी फंसे हुए हों इस हालत में, वो सुरक्षित हो। लोगों की जानें गई हैं और ये डेथ टोल इंक्रीज हो रहा है। मुश्किलात भरे हुए इस वक्त हालात है, लेकिन सफीर रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। थैंक यू वेरी मच। तो जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। और थॉट्स एंड प्रेयर्स विद एवरीबडी फ्रॉम नेपाल, एवरीबडी इन नेपाल। नमस्कार, आदाब।